नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हना, चैप्टर 34। इज़ाबेल घिसटती हुई पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। किस चीज से? क्या उसे लात मारी गई थी, या जला दिया गया था, या किसी ने फ्रिज में बंद कर दिया था? वो याद नहीं कर पा रही थी। उसके जख्मी खून आलूद पांव दर्द से कराहते हुए फर्श पर पीछे की तरफ खिसकते जा रहे थे। हर जगह दर्द था। सर, गाल, जबड़ा, कलाइयां, टखने, सब कुछ दुख रहा था। किसी ने उसके बालों से पकड़ा और उसका सर पीछे की तरफ जोर से खींचा। खुरदरे और गंदे हाथों ने उसका मुंह जबरदस्ती खोला और ब्रांडी मुंह में उंडेल दी। वो घबराकर उसे बाहर उगल गई। उसके बाल अब बर्फ पिघलने से भीगे हुए थे और ठंडा पानी चेहरे पर बह रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। एक आदमी उसके सामने खड़ा था, सिगरेट पी रहा था। धुएं की बू से उसके पेट में मरोड़ उठा। कितने दिन हो गए थे यहाँ? सोचो इज़ाबेल। उसे इस तारीख और बंद सेल में मुंतकिल किया गया था। 2 सुबह तो वो सूरज देख चुकी थी, है ना? 2 या सिर्फ 1? क्या उसने नेटवर्क को लोगों को छुपाने के लिए काफी वक्त दिया था? वो सोच भी नहीं पा रही थी। सामने खड़ा आदमी कुछ बोल रहा था, सवालात पूछ रहा था। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। इज़ाबेल ने बेइख्तियार झुरझुरी ली और खुद को समेट कर बैठ गई। पीछे खड़े शख्स ने उसके कमर में जोर से लात मारी और वो साकित हो गई। तो मतलब 2 लोग थे, एक सामने एक पीछे। अब सिर्फ बोलने वाले पर ध्यान देना था। वो कह रहा था, तुम बैठो। वो चाहती थी कि इनकार करे, लेकिन जिस्म में सकत न थी। वो बमुश्किल कुर्सी पर चढ़ी। उसकी कलाइयों की जिल्द फटी हुई और खून आलूद थी, पीप रस रही थी। उसने अपने आप को ढांपने की कोशिश की, मगर जानती थी कि बेसूद है। वो उसकी टांगे फैलाकर उसे कुर्सी से बांधेंगे। बैठने के बाद कोई चीज नर्म सी आकर उसके चेहरे से टकराई और गोद में गिरी। उसने नीचे देखा, एक लिबास जो उसका नहीं था। उसने वो लिबास अपने सीने से लगा लिया और ऊपर देखा। पहन लो, वो बोला। इज़ाबेल के हाथ कांप रहे थे जब उसने खुद को इस बड़ी और बेढंगी नीले लिनन की कमीज में समेटा। उसे बटन बंद करने में बहुत वक्त लगा। नाइटिंगेल, वो बोला, सिगरेट का लंबा कश लेते हुए। सिगरेट का दहकता सिरा लाल हो रहा था और इज़ाबेल सहम कर पीछे हो गई। शिमिड, ये उसका नाम था। मुझे परिंदों के बारे में कुछ नहीं पता, इज़ाबेल ने कहा। तुम जूलियट जर्वेस हो, वो बोला। मैंने ये बात तुम्हें 100 बार बताई है, और तुम नाइटिंगेल के बारे में कुछ नहीं जानती। यही मैंने तुम्हें बताया है। उसने सर झटक कर हिलाया और इज़ाबेल ने फौरन कदमों की चाप सुनी। फिर उसके पीछे दरवाजा चरचरा कर खुला। उसने दिल में सोचा, ये सिर्फ जिस्म है, रूह को कोई नहीं छू सकता। यही उसका विर्द बन चुका था। हम तुमसे फारिग हो चुके हैं, वो बोला, एक ऐसी मुस्कुराहट से जो इज़ाबेल की रूह तक को हिला गई। इसे अंदर लाओ। जंजीरों में जकड़ा एक आदमी लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। पापा! उसने अपने वालिद की आंखों में दहशत देखी और जान गई कि वो खुद कैसी लग रही होगी। फटा हुआ होंठ, सूजी हुई आंख, छिला हुआ गाल, बाजुओं पर सिगरेट के निशान और बालों में चिमटा हुआ खून। उसे वहीं रुक जाना चाहिए था, मगर वो ना रुक सकी। वो लंगड़ाती हुई आगे बढ़ी, दर्द पर दांत पीसकर काबू पाते हुए। उसके वालिद के चेहरे पर न कोई चोट थी, न होंठ फटा हुआ, न कोई बाजू तकलीफ से सीने से लगा हुआ। इसका मतलब था कि उन्हें मारा या तशद्दुद का निशान नहीं बनाया गया था, यानी उनसे तफ्तीश भी नहीं की गई थी। मैं हूं नाइटिंगेल, उसके वालिद ने उस जर्मन से कहा जिसने इज़ाबेल पर तशद्दुद किया था। क्या यही सुनना चाहते हो? इज़ाबेल ने सर हिलाया और इतनी आहिस्ता आवाज में कहा, नहीं। इज़ाबेल ने कहा, मैं हूं नाइटिंगेल, अपने जले हुए खून आलूद पांव पर खड़े होकर। वो उस जर्मन की तरफ मुड़ी जिसने उसे अजियत दी थी। शिमिड हंसा। तुम, एक लड़की, वो मशहूर नाइटिंगेल? उसके वालिद ने अंग्रेजी में जर्मन से कुछ कहा जो शायद उसकी समझ में ना आया हो। इज़ाबेल समझ गई थी, वो अंग्रेजी में बात कर सकते थे। इज़ाबेल अपने वालिद की इतना करीब थी कि छू सकती थी, मगर उसने हाथ नहीं बढ़ाया। ऐसा मत करो, उसने इल्तिजा की। ये हो चुका है, उसने कहा। उसकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर आई, और जब आई तो इज़ाबेल के सीने में दर्द की एक लहर दौड़ गई। यादें समंदर की लहरों की तरह उस पर टूट पड़ी, उन रुकावटों को तोड़ते हुए जो उसने बरसों की तन्हाई में खड़ी की थी। उसके वालिद का उसे गोद में उठाना, गोल घुमाना, गिरने पर सहारा देना, लिबास झाड़ कर कहना, इतनी जोर से नहीं मेरी छोटी शरारती बच्ची, तुम अपनी मम्मान को जगा दोगी। उसने हिचकियों से सांस ली और आंखें पूंछी। वो उससे माफी मांग रहे थे, तलाफी कर रहे थे, खुद को कुर्बान करके। ये एक झलक थी उस शख्स की जो वो कभी हुआ करते थे। वो पोएट जिससे उसकी मम्मान को मोहब्बत हो गई थी। वो शख्स शायद और रास्ते जानता, वो लफ्ज जो दिल जोड़ सकते, मगर अब वो शख्स नहीं रहा था। उसने बहुत कुछ खो दिया था और खोते खोते खुद को भी गंवा बैठा था।
اب یہی ایک طریقہ تھا جس سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا۔ ایسا نہیں، ایزابیل نے آہستہ کہا، اور کوئی راستہ نہیں، مجھے معاف کر دینا، وہ نرمی سے بولا۔ گیسٹاپو کے افسر ان کے بیچ آ گئے۔ انہوں نے پاپا کو بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچا۔ ایزابیل ان کے پیچھے لنگڑاتی ہوئی گئی۔ میں ہوں نائٹنگیل۔ دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیل کی کھڑکی تک گئی، زنگالود سلاخوں کو پکڑ کر سہارا لیا۔ میں ہوں نائٹنگیل، اس نے چلا کر کہا۔ باہر پیلے سورج کی روشنی میں اس کے پاپا کو چوک میں گھسیٹا گیا، جہاں فائرنگ اسکواڈ تیار کھڑا تھا، بندوقیں تان کر۔ اس کے والد لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھے، پتھریلے چبوترے پر ایک فوارے کے قریب سے گزرے۔ صبح کی سنہری روشنی نے منظر کو خوبصورت اور روشن بنا دیا تھا۔ ہمیں تو وقت ملنا تھا، وہ بڑبڑائی، آنکھوں میں آنسو اترتے محسوس کرتے ہوئے۔ کتنی بار اس نے خواب دیکھا تھا کہ جنگ کے بعد وہ سب پھر سے اکٹھے ہوں گے، ایزابیل، ویان اور پاپا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہنسی، بات چیت اور محبت بھرا ایک نیا آغاز۔ اب وہ خواب کبھی پورا نہ ہوگا۔ وہ کبھی اپنے باپ کو جان نہ پائے گی، کبھی اس کا ہاتھ تھام کر محبت محسوس نہ کرے گی، کبھی اس کے پہلو میں لیٹ کر سو نہ سکے گی۔ جو کچھ کہنا تھا وہ اب کبھی نہ کہا جائے گا۔ وہ لفظ اب صرف بھٹکتی ہوئی روحیں رہ جائیں گی۔ وہ کبھی وہ خاندان نہ بن سکیں گے جس کا ماما نے وعدہ کیا تھا۔ پاپا، وہ بولی، اور یہ لفظ اچانک ایک مکمل خواب بن گیا۔ پاپا نے مڑ کر فائرنگ اسکواڈ کی طرف دیکھا۔ وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، کندھے جمائے اور آنکھوں سے بال ہٹائے۔ چوک کے پار ان کی نظریں ملی۔ ایزابیل نے سلاخوں کو اور زور سے پکڑ لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے لبوں سے کہا۔ گولیوں کی آواز گونجی۔ ویان کا سارا جسم دکھ رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، دونوں طرف اپنے سوتے بچوں کے درمیان۔ کوشش کر رہی تھی کہ کل رات کی درندگی کو یاد نہ کرے۔ آہستگی سے وہ اٹھی، نلکے پر جا کر ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا۔ ہر زخم کو چھونے پر تکلیف سے سسکاری نکلی۔ اس نے وہی پہنا جو آسان تھا، شکن آلود بٹن والی ایک لنن کی قمیض جس کا گلا تنگ اور دامن کشادہ تھا۔ پوری رات وہ بیدار لیٹی رہی، بچوں کو سینے سے لگائے، کبھی روتی کہ اس نے کیا سہا، کیا چھن گیا، اور کبھی غصے میں بے بھرتی کہ وہ اسے روک کیوں نہ سکی۔ وہ اسے مار دینا چاہتی تھی، وہ خود کو مار دینا چاہتی تھی۔ انتوان اب اسے کیسا سمجھے گا؟ سچ یہ تھا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی تاریک کونے میں سمٹ کر بیٹھ جائے اور کبھی دوبارہ کسی کے سامنے نہ آئے۔ لیکن شرمندگی جیسا جذبہ بھی اب ایک عیاشی لگتا تھا۔ جب ایزابیل جیل میں تھی اور ان کا والد اسے بچانے کی کوشش کرنے جا رہا تھا، تو وہ اپنے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ سوفی، اس نے کہا جب وہ لوگ خشک ٹوسٹ اور ایک ابلا ہوا انڈا کھا چکے تھے، مجھے آج ایک کام سے جانا ہے۔ تم دانیال کے ساتھ گھر پر رہو گی، دروازہ بند کر لینا۔ ایکٹر، وہ کل تک گیا ہوا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ گرم ہو گیا۔ یہ وہ غربت تھی جسے جاننا اسے نہیں چاہیے تھا۔ اس نے مجھے پچھلی رات بتایا تھا۔ اس کا لہجہ آخری لفظ پر ٹوٹ گیا۔ صوفی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مامان؟ ویان نے آنسو پونچھ ڈالے۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے جانا ہے۔ اچھے بچے بن کر رہنا۔ اس نے دونوں کو الوداعی بوسہ دیا اور تیزی سے باہر نکل گئی، اس سے پہلے کہ رکنے کی کوئی وجہ سوچے، جیسے صوفی اور دانیال اور ایکٹر۔ اس نے کہا تھا کہ وہ رات کے لیے جا رہا ہے، لیکن کون جانتا ہے، وہ ہمیشہ اس کا پیچھا بھی کروا سکتا تھا۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو جیسے خیالوں میں پھنسی رہتی تو کبھی کچھ نہ کر پاتی۔ ان دنوں میں جب وہ یہودی بچوں کو چھپا رہی تھی، اسے یہ سیکھنا پڑا تھا کہ خوف کے باوجود جینا کیسے ہے۔ اسے ایزابیل کی مدد کرنی تھی۔ واپس مت آنا، میں تمہیں خود گرفتار کروا دوں گی، اور اگر ممکن ہو تو پاپا کی بھی۔ وہ ٹرین میں سوار ہوئی اور تیسرے درجے کی بوگی میں لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گئی۔ دوسرے مسافر زیادہ تر عورتیں جھکی نظروں اور گود میں بند ہاتھوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ایک لمبا ہاؤپٹسٹور مفیور دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس کی بندوق تیار۔ ایک طرف ویشی حکومت کے تندخور ملیشیا اہلکار بیٹھے تھے۔ ویان نے اپنی بوگی میں کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ ایک کے جسم سے لہسن اور پیاز کی شدید بو آ رہی تھی، جس نے ویان کو گرم اور بے ہوا جگہ میں کچھ کمزور سا کر دیا۔ خوش قسمتی سے اس کی منزل دور نہیں تھی
और सुबह 10 बजे के थोड़े ही बाद वो गिरों के मुजाफात में एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर उतरी। अब क्या? सूरज आसमान की बुलंदी पर था और छोटा सा कस्बा हरारत की शिद्दत से साकित था। वियान ने अपना हैंडबैग सख्ती से थामा हुआ था, पसीना उसकी कमर से बहता और कनपट्टियों से टपकता। रेत रंग इमारतें जगह जगह बमबारी का शिकार थीं, हर तरफ मलबे के ढेर लगे थे। एक पुरानी स्कूल की दीवार पर नीला क्रॉस ऑफ लॉरेन बना हुआ था। टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्तों पर उसे कम ही लोग मिले। कभी कभार कोई लड़की साइकिल पर या कोई लड़का पहिए वाली रेढ़ी धकेलता गुजरता, लेकिन ज्यादातर वो खामोशी और वीरानी का एहसास महसूस करती थी। फिर एक औरत की चीख सुनाई दी। वियान ने आखिरी मोड़ काटा और कस्बे का चौक देखा। एक लाश फुवारे से बंधी हुई थी। खून उसके टखनों के गिर्द बहते पानी को सुर्ख कर रहा था। उसका सर एक फौजी बेल्ट से पीछे की तरफ कसकर बांधा गया था, जैसे वो सुकून से सो रहा हो। मुंह खुला, आंखें खुली, बेजान। गोलियां उसके सीने को चीर चुकी थी। स्वेटर के चीथड़े उड़ चुके थे। खून उसकी कमीज और पतलून पर फैल चुका था। उसका बाप। इजाबेल ने गुज़श्ता रात अपनी कालकोठरी के नमदार तारीख कोने में सिमट कर गुजारी। उसके वालिद की मौत का मंजर बार बार उसके जहन में दोहराया जाता रहा। अब वो जल्द ही मार दी जाएगी, उसे इस बात का यकीन था। वक्त सांसों और धड़कनों में नापा जा रहा था। उन लम्हों में उसने ख्याली खुदा हाफिजी खतूत लिखे, पापा के लिए, गियतान के लिए, वियान के लिए। वो अपनी यादें जुमलों में परोती रही जिन्हें वो याद रखने की कोशिश करती, लेकिन हर एक का इख्तिताम मुझे माफ करना पर होता। जब सिपाही आए जंगालू चाबियों के साथ, बोसीदा दरवाजा पीछे खिसकता तो वो चीखना चाहती, एहतजाज करना चाहती, चिल्लाना चाहती, नहीं, मगर उसकी आवाज ही बाकी न रही थी। उसे खींचकर खड़ा किया गया। एक जर्मन औरत जिसका जिस्म एक बख्तरन गाड़ी जैसा था, उस पर जूते और मोजे उछाले और जर्मन में कुछ कहा। वो फ्रांसीसी नहीं जानती थी। उसने इजाबेल को उसके जाली शनाख्ती कार्ड वापस किए। अब वो दागदार और शिकन आलूद थे। जूते तंग थे और उसके पांव दबा रहे थी, मगर इजाबेल फिर भी उनके लिए शुक्रगुजार थी। वो औरत उसे घसीटकर सेल से बाहर निकाल लाई। नाहमवार पथरीली सीढ़ियां चढ़ती हुई रोशन धूप से भरे चौक में ले आई। कई सिपाही सामने वाली इमारतों के करीब खड़े थे, बंदूकें कमर पर लटकी हुई, अपने मामूल में मसरूफ। उनका काम निमटा रहे थे। उसने अपने वालिद की गोलियों से छलनी लाश को फुवारे से बंधा देखा और चीख मार दी। चौक में मौजूद सब लोग चौंक कर उधर मुतवज्जे हुए। सिपाही उस पर हंसे, उंगलियां उठाकर इशारे किए। खामोश, जर्मन औरत ने घर आकर कहा, जो टैंक की तरह जुस्से की थी। इजाबेल कुछ कहने ही वाली थी कि उसने वियान को अपनी तरफ आते देखा। उसकी बहन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी, जैसे उसका जिस्म उसके काबू में न हो। उसने फटा पुराना लिबास पहन रखा था, जो इजाबेल को याद था कि कभी खूबसूरत हुआ करता था। उसके लाल सुनहरी बाल बेरौनक और चपटे थे, कानों के पीछे अड़से हुए। उसका चेहरा हड्डियों जैसा दुबला और खाली था, जैसे चीनी के नाजुक कप का प्याला। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, वियान ने आहिस्ता से कहा। इजाबेल के आंसू निकल पड़ने वाले थे। दुनिया में सबसे ज्यादा वो यही चाहती थी कि अपनी बड़ी बहन के पास दौड़कर जाए, उसके कदमों में गिरकर माफी मांगे, उसे गले लगाए और शुक्रिया अदा करे। मुझे माफ करना और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ जैसे अल्फाज कहे। मगर वो ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे वियान की हिफाजत करनी थी। वो भी आया था। उसने सर हिलाकर अपने बाप की तरफ इशारा किया। चली जाओ खुदारा, मुझे भूल जाओ। जर्मन औरत ने इजाबेल को खींचकर आगे बढ़ाया। वो लड़खड़ाई, उसके पांव की उंगलियां दर्द से कराहने लगी, मगर उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न की। उसे लगा कि शायद उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने ले जाया जा रहा है, मगर वो अपने बाप की ढलकी लाश को पीछे छोड़कर चौक से निकलकर एक गली की तरफ मुड़ गई, जहां एक लारी इंतजार में खड़ी थी। औरत ने उसे धक्का देकर लारी के पीछे के हिस्से में डाल दिया। इजाबेल पीछे कोने में सड़क कर अकड़ूं बैठ गई, तन्हा। लारी के पर्दे गिरा दिए गए। अंधेरा छा गया जब इंजन ने गरज कर आवाज बुलंद की। उसने अपनी ठोड़ी को घुटनों के दरमियान खाली वादी पर रख लिया और आंखें बंद कर लीं। जब वो जागी तो हर तरफ सुकून था। लारी रुक गई थी। कहीं से एक सीटी की आवाज आई। लारी के पर्दे झटके से हटा दिए गए और रोशनी अंदर फैल गई, इतनी तेज कि इजाबेल कुछ न देख सकी। सिर्फ साये जैसे मर्द सामने आते दिखाई दिए, जो चीख रहे थे, श्नेल श्नेल। उसे लारी से घसीटकर पथरीली गली पर ऐसे फेंका गया जैसे कूड़ा करकट। प्लेटफॉर्म पर 4 खाली मवेशी गाड़ियां खड़ी थी। पहली 3 मुकम्मल बंद थी, चौथी खुली हुई थी और औरतों और बच्चों से ठुस भरी पड़ी थी। आवाजों का शोर नाकाबिले बर्दाश्त था। चीखना, रोना, कुत्तों का भौंकना, सिपाहियों की दहाड़, सीटियों की चीखें और रेलगाड़ी के इंजन की गूंज। नाजी सिपाही ने इजाबेल को धक्का देकर भीड़ में धकेल दिया। हर बार जब वो रुकती तो जोर से धकेलता।
यहाँ तक कि वो आखिरी डब्बे के सामने पहुंच गई। सिपाही ने उसे उठाकर अंदर फेंक दिया। वो भीड़ में जा गिरी, गिरते गिरते बची। बस दूसरे जिस्मों ने उसे जमीन पर गिरने से रोका। अभी भी लोग अंदर धकेले जा रहे थे, रोते कराहते, अपने बच्चों का हाथ थामे, जिस्मों के दरमियान कोई 6 इंच की जगह ढूंढते हुए खड़े होने के लिए। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थी। एक कोने में इज़ाबेल ने एक पेपा देखा, उनका बैतुल खला। कोने में सूटकेसों का ढेर था जो घास के गट्ठों पर रखे थे। इज़ाबेल, जो अब भी अपने जख्मी पैरों पर लंगड़ा रही थी, कराहती हुई औरतों और चीखते बच्चों के बीच से गुजरी और डब्बे के पिछले सिरे पर पहुंची। वहां एक औरत तन्हा खड़ी थी, बाजू सीने पर बांधे, जैसे किसी को ललकार रही हो। उसके खुरदरे सुरमई बालों पर काला दुपट्टा बंधा था। मडाम बाबिनो के नीलों से सजे चेहरे पर भूरा सा मुस्कुराहट फैल गई। इज़ाबेल अपनी दोस्त को देखकर इतनी खुश हुई कि तकरीबन रो दी। मडाम बाबिनो, इज़ाबेल ने सरगोशी की, अपनी दोस्त को जोर से गले लगाते हुए। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे मिशेलेन कहो, उसकी दोस्त ने कहा। उसने मर्दों की लंबी पतलून और एक फ्लेनल की कमीज पहन रखी थी। उसने इज़ाबेल के जख्मी, सूजे खून आलूद चेहरे को छुआ। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? जो बदतरीन हो सकता था, इज़ाबेल ने कहा, जैसे अपने अंदर का हौसला दिखाना चाह रही हो। अभी नहीं, मिशेलिन ने कहा, और फिर अपनी बात में तवक्कुफ के बाद एक पेपे की तरफ इशारा किया जो उसके बूटों के पास रखा था। उसमें मटियाला पानी था जो हरकत से छलक रहा था। एक लकड़ी का चम्मच उसके पहलू में पड़ा था। पी लो, जब तक ये है। इज़ाबेल ने चम्मच में बदबूदार पानी भरा। उसे हलक से नीचे उतारते हुए उसकी हालत खराब हो गई, मगर उसने जबरदस्ती निगल लिया। फिर वो उठी, चम्मच मिशेलिन को पेश किया, जिसने पानी पिया और अपनी आस्तीन से होंठ साफ किए। ये बहुत बुरा होने वाला है, मिशेलिन ने कहा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें इसमें ले आई। तुमने मुझे किसी चीज में नहीं घसीटा जूलियट, मिशेलिन ने कहा। मैं खुद इसका हिस्सा बनना चाहती थी। फिर सीटी दोबारा बजी और दरवाजे धड़ाक से बंद हो गए। सबको अंधेरे में धकेल दिया। ताले बजे, बोल्ट चढ़ा दिए गए और वो सब कैद हो गए। और बच्चे रोते रहे। कोई पेपे में पेशाब कर रहा था और उसकी बू पसीने और खौफ की बदबू पर छा गई। मिशेलिन ने इज़ाबेल के गिर्द एक बाजू डाला और दोनों औरतें घास के गट्ठों के ऊपर चढ़कर बैठ गईं। मैं इज़ाबेल रूसिग्नॉल हूँ, उसने आहिस्ता से कहा, अपनी आवाज को स्याही में गुम होते हुए सुना। अगर वो इस ट्रेन में मरने वाली थी तो वो चाहती थी कि कोई जाने कि वो कौन है। मिशेलिन ने एक लंबी सांस ली। तुम जूलियन और मैडलेन की बेटी हो। क्या तुम्हें शुरू से ही पता था? हाँ, तुम्हारी माँ की आंखें और तुम्हारे वालिद का मिजाज तुम में है। वो कत्ल किए गए थे, उसने कहा। उसने नाइटिंगेल होने का एतराफ किया था। मिशेलिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। यकीनन उसने किया। कभी तुम जब माँ बनोगी तुम समझ जाओगी। मुझे याद है कि मैं सोचती थी कि तुम्हारे वालिदैन बेमिसाल हैं, खामोश, ज़हीन जूलियन और तुम्हारी जानदार फौलादी कमर वाली माँ। मुझे लगता था कि उनके दरमियान कुछ मुश्तरक नहीं था, मगर अब मैं जानती हूँ कि मोहब्बत अक्सर ऐसी ही होती है। ये जंग थी, तुम जानती हो। उसने इसे सिगरेट की तरह तोड़ दिया, नाकाबिले मरम्मत। वो इसे बचाने की कोशिश कर रही थी, बहुत मुश्किल से। जब वो मर गई, हाँ, तो उसने खुद को ठीक करने के बजाय शराब पीना शुरू कर दिया और खुद को और खराब कर लिया। मगर वो आदमी जो वो बन चुका था वो आदमी नहीं था जो वो था, मिशेलिन ने कहा। कुछ कहानियां खुशगवार अख्तिताम नहीं पाती, यहाँ तक कि मोहब्बत की कहानियां भी। शायद खास तौर से मोहब्बत की कहानियां। घंटे आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। अक्सर ट्रेन रुकती थी ताकि और भी औरतें और बच्चे सवार हो सके या बमबारी से बचा जा सके। औरतें बारी बारी से बैठकर खड़ी होती रहीं, एक दूसरे की मदद करती रहीं जब वो कर सकती थी। पानी गायब हो चुका था और पेशाब का पेपा भर चुका था जो ऊपर से बह रहा था। जब भी ट्रेन सुस्त होती, इज़ाबेल डब्बे के किनारों की तरफ झुककर देखती, ये जानने की कोशिश करती कि वो कहाँ है। मगर जो कुछ उसने देखा वो बस और सिपाही थे, कुत्ते और कोड़े के साथ झांकती हुई औरतें। और औरतों को मवेशियों की तरह धकेल कर ट्रेन के दूसरे डब्बों में दाखिल किया जा रहा था। औरतें अपना नाम कागज या कपड़े के टुकड़ों पर लिखकर डब्बे की दीवारों में दरारों के जरिए बाहर फेंकती रहीं, उम्मीद करती रहीं कि वो याद रखी जाएंगी। दूसरे दिन तक वो सब थक चुकी थी, भूख से निढाल और इतनी प्यासी लग रही थी कि वो खामोश रहीं, अपनी थूक को बचाने की कोशिश कर रही थी। डब्बे में गर्मी और बदबू असहनीय हो चुकी थी। खौफ से डरना, क्या ये वही बात नहीं थी जो गेतर ने उससे कही थी? उसने कहा था कि ये तंबे वियान से आई थी उस रात खेत में। इज़ाबेल ने उस वक्त पूरी तरह से नहीं समझा था, अब उसे समझ आ गई थी। उसने खुद को अनाकाबिले तस्लीम समझा था। मगर वो क्या अलग करती? कुछ नहीं।
उसने स्याही में सरगोशी की। वो फिर से सब कुछ करेगी। और ये इख्तिताम नहीं था। उसे ये याद रखना था, हर दिन जो वो यहाँ जिंदा गुजारेगी उसमें निजात का एक मौका था। वो हार नहीं सकती थी, वो कभी नहीं हार सकती थी। ट्रेन रुक गई। इज़ाबेल उठकर बैठ गई। आंखों में चमक नहीं थी, उसका जिस्म टॉर्चर के नतीजे में दर्द में डूबा हुआ था। उसने तेज आवाजें सुनी, कुत्ते भौंक रहे थे, सीटी की आवाज आई। जाग जाओ मिशेलीन, इज़ाबेल ने आहिस्ता से अपनी साथी को झंझोड़ते हुए कहा। मिशेलीन ने आहिस्ता से खुद को सीधा किया। ट्रेन के डब्बे में मौजूद 70 दीगर अफराद, औरतें और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सफर की गुनूदगी से बाहर निकले। जो बैठे थे वो उठे, औरतें फितरी तौर पर एक दूसरे के करीब आ गईं। इज़ाबेल ने दर्द से अपनी फटी हुई पांव पर खड़ा होने की कोशिश की। उसके जूते बहुत छोटे थे और उसके पांव में शदीद दर्द हो रहा था। उसने मिशेलीन का सर हाथ थाम रखा था। धड़ाम से बड़े दरवाजे खुले, सूरज की रोशनी अंदर छा गई जो सबको अंधा कर देने वाली थी। इज़ाबेल ने स्याह लिबास पहने ऐसे अफसरान और उनके गुस्से में कुत्ते देखे। वो औरतों और बच्चों को हुक्म दे रहे थे जो नाकाबिले फहम अल्फाज में वाज़ेह मतलब रखते थे, नीचे उतर जाओ, आगे बढ़ो, लाइन में आ जाओ। औरतों ने एक दूसरे की मदद करके नीचे उतरना शुरू किया। इज़ाबेल ने मिशेलीन का हाथ थामे रखा और प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। एक लाठी इसके सर पर इतनी जोर से आई कि वो एक तरफ लुढ़क गई और घुटने टेक दिए। उठो, एक औरत ने कहा। तुम्हें उठना होगा। इज़ाबेल ने खुद को उठने में मदद की। चकराकर वो उस औरत के जिस्म के साथ लटक गई। मिशेलीन उसके दूसरी तरफ आई, उसकी कमर के गिर्द बाजू डाला ताकि उसे सहारा दे सके। इज़ाबेल के बाईं तरफ एक कोड़ा हवा में उड़ा और एक औरत के गाल पर पीछे से आया। औरत ने चीख मारी और अपने जख्मी गाल की खाल को जोड़ने की कोशिश की। खून उसकी उंगलियों के दरमियान से बह रहा था, मगर वो चलती रही। औरतें टूटे फूटे कतारों में खड़ी होकर बेहमवार जमीन पर मार्च करने लगीं। खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुईं, जो कंटेनर वाले तारों से घिरा हुआ था। एक निगरानी बुर्ज उनके ऊपर बुलंद हो रहा था। दरवाजों के अंदर इज़ाबेल ने सैकड़ों, हजारों औरतों को देखा जो भूतों की तरह नजर आ रही थीं, एक शराब की तरह के मंजर में खाकी रंग के माहौल में हरकत कर रही थीं। उनके जिस्म कमजोर हो चुके थे, उनकी आंखें अंदर धब्बी हुई और मुर्दा नजर आ रही थीं। उनके चेहरे स्याह रंग के थे और उनके बाल काटे गए थे। वो गंदे धब्बेदार पट्टी वाले कपड़े पहने हुई थीं। कुछ औरतें नंगे पांव थीं। सिर्फ औरतें और बच्चे थे, कोई मर्द नहीं था। दरवाजों के पीछे और निगरानी बुर्ज के नीचे उसने बैरकों को देखा जो लाइनों में फैली हुई थीं। उनके सामने मिट्टी में एक औरत की लाश पड़ी थी। इज़ाबेल ने मुर्दा औरत के ऊपर से कदम रखा। इतनी बेहिस हो चुकी थी कि कुछ सोचने की ताकत नहीं थी सिवाय इसके कि वो चलती रहे। आखिरी औरत जो रुकी थी, उसे इतनी जोर से मारा गया था कि वो दोबारा नहीं उठी। सिपाहियों ने उनके हाथों से सूटकेस छीने, हार निकाले, कान की बालियां और शादी की अंगूठियां खींचकर उतार लीं। जब उनकी कीमती अशिया खत्म हो गईं, उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जहां वो एक दूसरे के साथ भीड़ कर खड़ी हो गई थीं, गर्मी से पसीने में शराबोर, प्यास से चकरा कर। एक औरत ने इज़ाबेल का हाथ पकड़ा, उसे एक तरफ खींचा। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उसे नंगा किया जा रहा था, सबको। खुरदरे हाथों ने उसकी जिल्द को गंदे नाखूनों से खरोंच कर जख्मी किया। उसके जिस्म के हर हिस्से को साफ किया गया, उसके जिस्म के नीचे, उसके सर के बाल और उसके जिस्मानी बाल, इतनी बेरहमी से कि वो खून में डूब गई। जल्दी करो। इज़ाबेल दूसरी नंगी, सर्द और लरसती औरतों के साथ खड़ी थी। उसके पांव में दर्द हो रहा था और उसका दिमाग अभी भी मार की वजह से घूम रहा था। फिर उन्हें धकेल कर एक दूसरी इमारत की तरफ बढ़ाया गया। अचानक उसे याद आया कि उसने MI9 और BBC पर ये खबरें सुनी थीं कि यहूदियों को कॉन्ट्रैक्ट कैंपों में गैस से मारा जा रहा है। उसे एक हल्की सी हलचल महसूस हुई, जैसे वो भीड़ के साथ आगे बढ़ रही हो, एक ऐसी बड़ी रम्मे की तरफ जिसमें शावर की नोजल लगी थी। इज़ाबेल एक शावर की नोजल के नीचे खड़ी थी, नंगी और कांप रही थी। सिपाहियों और कैदियों की आवाजों और कुत्तों के भौंकने के शोर में उसे एक पुराने वेंटिलेशन सिस्टम की आवाज सुनाई दी। कुछ चल रहा था, पाइपों में खड़खड़ाहट हो रही थी। यही है। इमारत के दरवाजे जोर से बंद हो गए। बर्फ से ठंडा पानी शावर से निकला जो इज़ाबेल कुछ चौंका गया, उसके जिस्म को हड्डियों तक सर्द कर दिया। कुछ ही देर में ये सब खत्म हो गया और फिर उन्हें धकेल कर चलाया गया। कांपते हुए अपने नंगे जिस्म को बेनुकसान ढंग से ढांपने की कोशिश करते हुए वो भीड़ में शामिल हुई और बाकी औरतों के साथ आगे बढ़ी। एक के बाद एक उन्हें बदन से लाइट करके साफ किया गया। फिर इज़ाबेल को एक बेशक्ल पट्टी वाले कपड़े और गंदे मर्दों के अंदर के लिबास और 2 बाएं जूते दिए गए जिनमें धागे नहीं थे।
اپنی نئی اشیاء کو اپنے پسینے سے بھیگے سینے پر پکڑ کر اسے ایک کھیت نما عمارت میں دھکیل دیا گیا جس میں لکڑی کے بنکس کے ڈھیر تھے۔ اس نے ایک بنک میں چڑھ کر وہاں 9 عورتوں کے ساتھ لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے کپڑے پہنے اور پھر پیچھے پڑی، اوپر کی بنک کی خاکی رنگ کی لکڑی کو گھماتے ہوئے تکتی رہی۔ مشیلین، اس نے سرگوشی کی۔ میں یہاں ہوں ایزابل، اس کی دوست نے اوپر کے بنک سے کہا۔ ایزابل اتنی تھک گئی تھی کہ مزید کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ باہر اس نے چمڑے کی بیلٹوں کی آوازیں، کوڑے کے پھٹنے کی آوازیں اور وہ چیخیں سنی جو عورتیں بہت آہستہ حرکت کر رہی تھیں۔ ریونز بروک میں خوش آمدید، اس کے ساتھ والی عورت نے کہا۔ اس نے اس عورت کی ہڈی کی ہپ کو اپنے پاؤں کے ساتھ محسوس کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، آوازوں، بدبو، خوف اور درد کو خارج کرنے کی کوشش کی۔ زندہ رہنا ہے، اس نے سوچا۔ زندہ رہنا ہے۔ تھینک یو فار یور اٹینشن۔